Very good morning student. I Professor Jasmine Faraz welcome you on my channel. Last three videos we have seen different terminologies. For example, we have seen debtors, creditors, bad dates, discount, trade discount, cash discount and many more. Today we'll move to the further. So without wasting much time we'll start. See? We'll see very easy concept accounting year. Now what is the accounting year? So it is a period of 12 months. Now as you know हमारे कैलेंडर में 12 months होते हैं. Usually हम लोग कैलकुलेट करते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक. Okay, but here they have given it is a period of 12 months which account are maintained and closed by the proprietor, but accounting year start from April to next March. Okay, so see here April to मार्च. तो भले हमारा कैलेंडर ईयर जनवरी से स्टार्ट होता है और दिसंबर में एंड होता है, लेकिन हमारा अकाउंटिंग ईयर हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में एंड होता है. फॉर एग्जांपल हमने अगर अभी का ईयर लिया तो अप्रैल 20 से लेके नेक्स्ट हमारा मार्च 21, दिस विल बी अवर अकाउंटिंग ईयर. प्रीवियसली बहुत साल पहले जनवरी टू दिसंबर ही हमारे अकाउंटिंग ईयर था, लेकिन बाद में हमने चेंज किया अपने इंडियन गवर्नमेंट ने एंड इट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल 20 टू मार्च 21. सो दिस इज वेरी सिंपल कंसेप्ट. तो हम वही एक्सपेंसेस लिखेंगे, वही इनकम लिखेंगे जो ये 12 मंथ्स में आते हैं. ओके, विल मूव टू द नेक्स्ट. ट्रेडिंग कंसर्न एंड नॉन प्रॉफिट कंसर्न. नाउ द ट्रेडिंग कंसर्न मतलब जो कंसर्न मीन्स बिजनेस, जो बिजनेस ट्रेडिंग करता है फॉर अ प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करता है, उसे कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न. एंड द नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है. तो भैया ऐसे भी कोई बिजनेस होता है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है. सो लेट्स सी, फर्स्ट विल सी द डेफिनेशन. Trading concern, a business concern established with an object, see, with an object of earning profit. The main objective of behind trading concern is to earn the profit. How they will earn the profit? They earn the profit by selling goods is known as a trading concern. मतलब हमारे सिंपल लैंग्वेज में हम कहेंगे ऐसा बिजनेस जो पैसे कमा के देता है उसे कहते हैं ट्रेडिंग कंसर्न. हमारा मेन एम से पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है. दैट इज कॉल्ड कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. सी नीचे दिया है उन्होंने, इसको हम दूसरे नाम से भी जानेंगे, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन. ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. Non-profit organization. Now you can see the difference. Non-profit concern is an organization for not making a profit. See, not making a profit, इसका main aim profit making नहीं होता है. For rendering the service, ऐसा बिजनेस जो सर्विस रेंडर करता है सोसाइटी को बहुत कम दामों में. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी कैन से गवर्नमेंट हॉस्पिटल, then we can say charitable hospital, yeah, we can say government school. These all are run on nominal basis. That means they charge a little fee, or sometime they give service to the society on a free basis. Okay? Here they have given example also like art, science, sports club, charity, professional, etc. जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुछ सीनियर सिटीजन के लिए भी होता है. सीनियर सिटीजन जिन्हें कोई संभालने वाला नहीं होता है तो उनके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन होती है. देन ऑर्फन होते हैं, जो अनाथ बच्चे होते हैं, उनके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन होती है. तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, बल्कि मेन एम क्या होता है उनका, गिविंग द सर्विस टू द सोसाइटी एट फ्री ऑफ कॉस्ट और नॉमिनल कॉस्ट. कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या कभी कभी कम दामों में. जैसे बाहर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो उसको खर्चा होगा अगर 10,000, एज्यूम करो एग्जाम्पल, तो वही अगर आप चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाओगे तो वही काम आपका 3,000 या 2,000 में हो जाएगा. ओके, so these are the two difference between trading concern and non-profit concern. Now we'll move to the next. Next we'll move goodwill.
Now, what is a goodwill? So, goodwill is a reputation of a business expressed in a term of money. What is the meaning of that? So, goodwill मतलब क्या कि एक reputation है business की जो पैसे में एक्सप्रेस की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर हम एग्जाम्पल ले, कंपनी, दो कंपनी है, एक टाटा कंपनी है, एक बाटा कंपनी है. ओके, सो टाटा को अपने, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाँ, टाटा को अपनी कंपनी मार्केट में सेल करनी है जिसकी उसने मार्केट में वैल्यू रखी है 5 करोड़. ओके, सो 5 करोड़, एंड बाटा ने भी अपनी कंपनी सेल की है जिसकी वैल्यू उसने रखी है 4 करोड़. सो अब मुझे बताओ कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी? किसकी? ऑफ कोर्स टाटा की, बिकॉज टाटा का रेपुटेशन ज्यादा है. सी हियर, वी कैन सी हियर, टाटा जब मार्केट में सेल करेगी अपनी कंपनी तो टाटा विल गेट 5 करोड़ एंड बाटा विल गेट 4 करोड़. सो दिस इज ओनली रेपुटेशन ऑफ बिजनेस expressed in a term of money. Okay, next we'll move further. It may arise from such a feature as a favorable location, ability, skill of its employees, management, quality of product and services. ये सब चीजें काउंट की जाती है जब रेपुटेशन हम काउंट करते हैं, गुडविल काउंट करते हैं. क्या क्या काउंट की जाती है? वो कंपनी का लोकेशन क्या है, ठीक है, अगर वो कंपनी दिल्ली में है या मेट्रो सिटीज में है तो ऑफकोर्स उसकी रेपुटेशन ज्यादा होगी. एबिलिटी एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉयज, अगर वहां पे बड़े बड़े हाईली एजुकेटेड हाईली स्किल्ड एम्प्लॉय है तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी की गुडविल क्या होती है? इंक्रीज होती है. रेपुटेशन, हम कहते हैं कि अरे वह डैश डैश कंपनी के एम्प्लॉयज बहुत अच्छे हैं, सो ऑटोमेटिकली उनकी जो इमेज होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती है. देन मैनेजमेंट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, हम कोई कंपनी का क्यों लेते हैं? हियर आई हैव गिवन टाटा एंड बाटा एग्जांपल. तो हम मोस्टली देखो कोई भी प्रोडक्ट खरीदना होगा, अगर उस पे टाटा का ब्रांड होगा तो हम आंखें बंद करके वो प्रोडक्ट खरीदते हैं. सो क्वालिटी, हमें ट्रस्ट है, पब्लिक को ट्रस्ट है उस प्रोडक्ट पे. फॉर नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है तो वहां पे भी उनका ऑटोमेटिकली गुडविल क्या होता है? इंक्रीज होता है. सो दिस ऑल आर द फैक्टर विच हेल्प टू इंक्रीज द गुडविल ऑफ द फर्म और गुडविल ऑफ द बिजनेस. ये सब चीजें बहुत काम आती है रेपुटेशन के वक्त. जितनी ये चीजें ज्यादा होगी उतनी गुडविल, रेपुटेशन कंपनी का इंक्रीज होता है. ओके, सो गुडविल इज अ इंटेंजिबल एसेट. नाउ ये फिलहाल आप साइड में रखो क्योंकि आपको एसेट क्या यही पता नहीं, तो इंटेंजिबल अभी नहीं पता चलेगा. सो ये जस्ट आप एक अंडरलाइन करके रखो, जब ये इंटेंजिबल आएगा तब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी. ओके, ओके, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. प्रॉफिट. नाउ एज ऑल यू नो, बच्चा बच्चा जानता है प्रॉफिट मतलब क्या. व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ अ गुडविल इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, इट इज प्रॉफिट. मतलब क्या? व्हेन द सेलिंग प्राइस, here सेलिंग प्राइस, फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस्ट प्राइस, मैंने कोई ये बनाया है, कोई प्रोडक्ट है, एग्जाम्पल लो, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस है 100 रुपीज. ओके, चलो बुक का ही एग्जाम्पल लेते. बुक है और उसकी 100 प्राइस है, बट उसमें मैं अपना प्रॉफिट 20 रुपीज ऐड करूंगी. सो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? 120. सो दिस इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस. ओके, सो सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस. मतलब मुझे बनाने का वो बुक प्रोड्यूस करने 100 रुपीज खर्चा आया, मैंने उसमें 20 रुपीज प्रॉफिट ऐड किया एंड नाउ इट्स बिकम 120 सेलिंग प्राइस. सो उसे कहते हैं प्रॉफिट. When the selling price of a good is more than the cost price, it is called as a profit. Okay, now next, profit increase the capital of the business. Of course, profit क्या करता है? जैसे जैसे पैसे हमारे इंक्रीज होते हैं हमारा कैपिटल इंक्रीज होता है. जैसे जैसे प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल ये साल मुझे 2 लाख प्रॉफिट हो गया तो ऑटोमेटिकली ये पैसा मैं और मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगी. एज यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल? अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. ये हमने पहले वीडियो में ही सीखा था. अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर. सो जैसे जैसे उसका प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो हर साल वो प्रॉफिट क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, और धीरे धीरे हमारा कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ गुड्स सोल्ड फॉर 50,000, all expenses during the period is 30,000.
then profit will be a 20,000. ओके, हमने सब पूरा हमारे गुड्स है, फॉर एग्जांपल हम क्लोथ्स लेते, ठीक है, मेरे सब क्लोथ्स बिक चुके हैं 50,000 को, और उसमें से खर्चा मैंने माइनस किया, मैंने शॉप रेंट पे ली होगी, एक वर्कर रखा होगा सेलिंग करने के लिए, फिर इलेक्ट्रिसिटी होगा, ये सब मैंने क्या किया, माइनस किया, एंड फाइनली मेरे हाथ में कितने आ गए, 20,000. सो दिस 20,000 इज नोन एज अ प्रॉफिट. Now same about the loss, it's opposite. When the cost price of goods is more than the selling price. अब यही उल्टा करो, cost price मतलब मुझे बनाने बुक ऑफ, अब एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. नाउ मुझे बनाने के लिए फॉर एग्जाम्पल 120 रुपीज खर्चा आया, ठीक है, सो 120 ये कॉस्ट आया मुझे, लेकिन मेरा प्रोडक्ट किसी ने खरीदा नहीं और मजबूरन में मुझे वो 100 रुपीज में सेल करना पड़ा, तो एसपी क्या है, सेलिंग प्राइस 100, तो मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ. when a cost price of goods is more than the selling price, it is called as a loss. और of course जैसे प्रॉफिट अगर कैपिटल इंक्रीज करता है तो लॉस क्या करता है, डिक्रीज करता है, पैसे कम हो जाते हैं हमारे आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस से. ओके, सो इसलिए लॉस ज्यादा हमें नहीं करना है. अभी सेम एग्जांपल दिया है, all if the goods are sold for 50,000 and all expenses during is 60,000, मतलब क्या, 50,000 गुड्स सोल्ड किया लेकिन उस पे खर्चा आया 60,000, देन द लॉस विल बी अ 10,000. ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट. Income, it is a revenue arising a result of business transaction. It is the amount receivable or realized from service provided and earning from interest, dividend and commission. Okay, so इससे हम क्या कहेंगे, इनकम, ऐसा इनकम जो हमें कहाँ से मिलता है, इंटरेस्ट, dividend and commission. See here, dividend and commission. So this is called income. This is a receivable or realized from the service provided. हम कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उससे जो हमें इनकम मिलता है उसे हम कहते हैं इनकम. Now the next is the revenue. Revenue, it is a part of income that business has from its normal business activity. अगर उसका बिजनेस होगा सेलिंग द वेजिटेबल्स, तो उसे सेलिंग द वेजिटेबल्स होके, सी वेजिटेबल्स, तो उसे पैसा कहाँ से मिलेगा, वेजिटेबल सेल्स करके मिलेगा. इफ ही इज हैविंग अ बिजनेस ऑफ वी कैन से फर्नीचर, सो फर्नीचर सेल करके उसे पैसे मिलेंगे. सो जो उसका बिजनेस नॉर्मल एक्टिविटी है उससे अगर उसे इनकम मिलता है, सो दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू. सी हियर दे हैव गिवन फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू द कस्टमर. नो मोर एक्सप्लेनेशन नीडेड, ये इनकम रेवेन्यू तो हमने बार बार सुना है वर्ड. Okay, now we'll move to the further. This is the most important, asset and the liability. Now first we read the definition. Asset, any physical things or right own that has a monetary value, it is called asset. Now ये accounting language है तो हम लोग सीधा समझते हैं, asset मतलब कोई भी physical things या right own मतलब उस पे हमारी ownership है, जिसे हम मॉनेटरी फंड में, मॉनेटरी टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज अ असेट. सिंपल वी कैन से प्रॉपर्टी ऑफ अवर बिजनेस. ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो हमारे पास फर्नीचर होता है, देन लैंड एंड बिल्डिंग हमें खरीदनी होती है, देन वी हैव अ मशीनरी, ये सब क्या है, फिजिकल थिंग्स. ये फिजिकल थिंग्स, इस पे ओनरशिप है, ओनर की खुद की चीजें हैं, और ये मॉनेटरी हम पैसे में काउंट कर सकते. फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते कि फर्नीचर आई एम हैविंग अ 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग आई एम हैविंग अ 20 lakhs, machinery I am having a 5 lakhs. So this is all we can count in money. So 5 lakhs. So this is all we count in monetary. So this is called asset. So simple, asset means property, business की property. Types of asset, fixed asset, ऐसा asset which has a long term benefit for the business, that is called
फिक्स्ड एसेट। अभी जो एग्जाम्पल दिए थे जिसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, हम एक बार खरीदेंगे तो कम से कम 10 साल हम लोग खरीदेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, ये भी एक हमारा फिक्स एसेट हो सकता है। देन मशीनरी, जैसे कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल दी है, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग, ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट है फॉर अ लॉन्ग टर्म, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। नेक्स्ट इज अ current asset. Okay, example is also given here. See here, गुडविल, दिस असेट में बी टेंजिबल और इनटेंजिबल। सो सी, गुडविल भी हमारा एक असेट है। अगर आपको याद होगा तो गुडविल वहां पे लिखा था, गुडविल इज इनटेंजिबल। दैट मीन्स ऐसा असेट जो हमें आंखों से नहीं दिखता, वी कांट टच, हम टच नहीं कर सकते हैं उसे, ठीक है, हम फील नहीं कर सकते हैं उसे। सो ये असेट को कहते हैं इनटेंजिबल। और टेंजिबल मतलब क्या, जो हम आंखों से देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट ऑल कम्स अंडर टेंजिबल एसेट। ओके, सो विल मूव टू द नेक्स्ट। सो आई होप आपको गुडविल का फर्क समझा होगा। सो ये जो मोटर कार दिख रही है, मशीनरी दिख रही है, बिल्डिंग्स दिख रहे, दिस आर द फ्यू एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एसेट। Next, current asset, the asset which held in the business for the operating year and can be converted into cash easily। देखो ये ऐसे asset होते हैं, ये भी प्रॉपर्टी होती है, बट ऐसे प्रॉपर्टी होती है जो इमीडिएटली हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट एग्जाम्पल इज अ स्टॉक। हमारे पास स्टॉक है, जो मुझे पैसे की जरूरत हो गई तो इमीडिएटली मैं इसे सेल कर सकती हूँ और इमीडिएटली मुझे इससे कैश मिल सकती है। नेक्स्ट करंट एसेट इज अ बैंक। बैंक में भी आप इमीडिएटली जाके पैसे निकाल सकते हैं। सो असेट विच आर हेल्ड इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग ईयर लेस देन 1 ईयर, जैसे हमने फिक्स एसेट में देखा था फॉर अ लॉन्गर पीरियड, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कंप्यूटर, दैट इज वी परचेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड। लेकिन करंट एसेट आर फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है। Example, see again here I have given the example: debtors, bill receivable, cash in hand, cash at bank, and stock. Just now I have given the example of stock. Okay, these are the example: cash and bank. Next, fictitious asset. These assets are not represented by tangible possession or property. They are imaginary asset but don't have any residual value. डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस लाइक एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर अ 4 years। ठीक है, तो अभी इसके बारे में आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में आएगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये भी एक तरीके का फिक्टिशियस एसेट होता है जो हम कहीं पे लिखते नहीं है, रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये इंटेंजिबल पोजीशन और प्रॉपर्टी नहीं होती है, दे आर इमेजिनरी एसेट। फॉर एग्जाम्पल, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस मैंने आपको सिखाया ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। जो हेवी एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट, ये भी एक तरीके का असेट है जिससे हमको बाद में रिटर्न लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन वो फिक्टिशियस है, इमेजिनरी है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। विल स्टॉप हियर। अब बस कुछ बाकी लाइबिलिटी और एक दो हमारे कंसेप्ट है जो नेक्स्ट वीडियो में हम फिनिश करेंगे और हमारा चैप्टर पूरा 1 क्लियर हो जाए, कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।